नमस्कार साथियों, आज हम हिडन करिकुलम के विषय में अध्ययन करेंगे। हिडन करिकुलम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिडन और करिकुलम। हिडन का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं अदृश्य, गुप्त अथवा छिपा हुआ होता है। करिकुलम का तात्पर्य होता है विद्यालय और विद्यालय के बाहर आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का योग, यानी विद्यालय और विद्यालय के बाहर जितनी भी गतिविधियां हम बच्चों के विकास के लिए आयोजित करते हैं, सभी गतिविधियां करिकुलम के अंतर्गत शामिल होती हैं। अदृश्य अथवा गुप्त पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? अदृश्य पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो कि किसी अध्ययन मंडल, विद्यालय, बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता। न तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियां की जाती है जिससे ऐसे अनेक उद्देश्य स्वतः पूरे होने लगते हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम में निश्चित एवं निर्धारित नहीं होते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा करिकुलम होता है जिसे किसी बोर्ड के द्वारा या अध्ययन मंडल या फिर किसी विद्यालय या राज्य के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता, या फिर इसका निर्माण औपचारिक रूप से नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः ही निर्मित होती है और विद्यालय की गतिविधियों के द्वारा हम अनजाने में ही इन्हें प्राप्त करने लगते हैं। अदृश्य पाठ्यचर्या की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है मिचेल हेरालंबस के अनुसार, मिचेल कहते हैं कि विद्यार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वे चीज़ें भी सीख रहे हैं जो उन्हें केवल विद्यालय में उपस्थिति से प्राप्त होता है, न कि उस विद्यालय के उद्देश्यों से। तो यहाँ पर यह बात समझनी आवश्यक है कि बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति से ही बहुत सारी बातें सीख लेते हैं, जबकि विद्यालय के द्वारा किसी औपचारिक ढंग से उनको सिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, और इसे ही हिडन करिकुलम कहते हैं। अगली परिभाषा हम देखते हैं रोलैंड मैगन के अनुसार, एक प्रकार का अदृश्य पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ाया जाता है जो विद्यार्थी को न तो किसी अंग्रेजी के पाठ में और न ही प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाता है। वे जीवन जीने के नए रास्ते एवं अभिवृत्ति को भी अपनाते हैं। हिडन करिकुलम को समझने के लिए हमें हिडन करिकुलम की विशेषताओं को समझना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं औपचारिक पाठ्यक्रम से भिन्न, डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल करिकुलम। हिडन करिकुलम औपचारिक पाठ्यक्रम या फॉर्मल जो करिकुलम विद्यालय में लागू किया जाता है जिसमें बहुत सारे विषय होते हैं, उन विषयों से यह भिन्न होता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि अनौपचारिक स्वीकृति, इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस। हिडन करिकुलम को पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, न तो इसे किसी प्रकार की औपचारिक स्वीकृति दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसे पाठ्यचर्या में शामिल कर लिया जाता है या फिर अनौपचारिक रूप से इसे स्वीकृति दी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि विद्यालय में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हम सरस्वती वंदना या सरस्वती पूजा करते हैं। अब सरस्वती पूजा एक प्रकार से अनौपचारिक स्वीकृति है, यह भी हिडन करिकुलम का एक भाग है। सरस्वती पूजा के माध्यम से हम सनातन हिंदू धर्म या फिर मूर्ति पूजा को हम बढ़ावा देते हैं, हालांकि यह अन्य धर्मों में बैन है। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती है, जिसे औपचारिक रूप से कोई स्वीकृति भले ना हो लेकिन अनौपचारिक रूप से स्वीकृति होती है। अगली विशेषता देखते हैं सन्निहित उद्देश्य, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स। हिडन करिकुलम का जो उद्देश्य होता है वो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यह अपनी गतिविधियों को आयोजित करता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारतीय समाज में आप देखते हैं कि जो भी रीति रिवाज परंपराएं हैं वह स्वतः ही जो है विद्यालय की गतिविधियों में सम्मिलित हो जाती है। जैसा भी मैंने कहा कि तिलक लगाना, फूल माला पहनाना, पूजा करना, हाथ जोड़कर खड़े रहना, एक तरह से किसी औपचारिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह हिडन करिकुलम के अंतर्गत ऑटोमेटिक पूरा होता है। हिडन करिकुलम का उद्देश्य छिपा हुआ रहता है या फिर सन्निहित होता है, और इनकी जो भी गतिविधियां हम करते हैं उसके माध्यम से धीरे धीरे इनके उद्देश्य भी हमें प्राप्त होते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विद्यालय में
लड़के और लड़कियां पर अलग अलग पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जो अलग अलग पंक्तियों में खड़े होने का जो नियम है यह कोई औपचारिक रूप से स्वीकृत नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम ये प्रयास करते हैं कि लड़के लड़कियां अलग से खड़े हों और उसी हिसाब से बच्चे अलग पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से संचालन। विद्यालय में समस्त गतिविधियां पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर आयोजित की जाती हैं, जबकि हिडन करिकुलम का आयोजन जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह विद्यालय की गतिविधियों के आधार पर दिखाई देती है। हमें विद्यालय की गतिविधियां कहने का तात्पर्य विद्यालय में किस प्रकार से छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, शिक्षक किस प्रकार से छात्रों को आदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर अनुशासन स्थापित किया जा रहा है, यह सभी चीज़ें जो है वह हिडन करिकुलम के अंतर्गत आती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होती है। अगला बिंदु हम देखते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर, डिफरेंस इन सोशल पर्सपेक्टिव्स। हिडन करिकुलम की यह भी एक विशेषता है कि जैसे जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर आता जाएगा वैसे वैसे हिडन करिकुलम में भी अंतर आएगा। भारत में किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना, सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह पाकिस्तान में भी हो। पाकिस्तान में आप सरस्वती पूजा दीप प्रज्वलन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो रीति रिवाज, वहाँ की जो प्रथाएं हैं वो भारत से अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जैसा अंतर आएगा वैसे वैसे जो है हिडन करिकुलम में भी अंतर आने लगेगा। अगला बिंदु हम देखते हैं परीक्षा का अभाव। हिडन करिकुलम में न तो कोई औपचारिक पाठ्यक्रम होता है, न तो उसकी कोई औपचारिक कक्षाएं लगती है। तो स्वाभाविक है जब औपचारिक कक्षाएं नहीं लगेगी, औपचारिक कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, तो औपचारिक परीक्षाएं भी नहीं होंगी। इसका किसी प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होती है। अगली विशेषता हम देखते हैं सामान्य एवं अदृश्य पाठ्यक्रम का साथ साथ संचालन, इक्वल एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल एंड हिडन करिकुलम। क्या होता है कि विद्यालयों में हम सामान्य पाठ्यचर्या का ही क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन सामान्य पाठ्यचर्या के साथ साथ हिडन करिकुलम अदृश्य पाठ्यचर्या भी स्वतः संचालित होने लगती है। हम अदृश्य पाठ्यचर्या का संचालन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये स्वतः संचालित होती है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो विद्यालय के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती है। अगली विशेषता हम देखते हैं कि अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति। सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जबकि हिडन करिकुलम के द्वारा वांछित और अवांछित दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए यह हिडन करिकुलम एक प्रकार से समस्याजनक करिकुलम भी है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे उद्देश्य जो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं वह भी हिडन करिकुलम के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अगर जेंडर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो हम देखते हैं कि बच्चों को अलग अलग लाइन में बैठाया जाता है, अलग अलग काम दिए जाते हैं। जब बच्चों को अलग अलग काम दिया जाएगा लिंग के आधार पर, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे करके उनमें लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होगा, और यह लैंगिक भेदभाव विद्यालय के सामान्य पाठ्यचर्या के द्वारा नहीं सिखाया जाता, लेकिन हिडन करिकुलम के द्वारा धीरे धीरे करके बच्चे स्वतः सीखने लगते हैं। समाज में हिडन करिकुलम जितना कम होगा उतना ही समाज विकास करेगा। हिडन करिकुलम वांछित उद्देश्यों के साथ साथ अवांछित उद्देश्यों को भी प्राप्त करती है, इसलिए हमें हिडन करिकुलम से बचना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जेंडर पक्षपात और अदृश्य पाठ्यक्रम के कौन कौन से उदाहरण हैं, यानी विद्यालयों में हम ऐसे कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करते हैं जो जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देता है या फिर लिंग भेदभाव उत्पन्न होता है। पहला हम देखते हैं कि लड़कों से अधिक शारीरिक श्रम करवाया जाता है, जबकि लड़कियों से तुलनात्मक रूप से कम शारीरिक श्रम करवाया जाता है। लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा कोमल और नाजुक समझकर व्यवहार किया जाता है। कक्षा शिक्षण के दौरान डांटने पर यदि लड़कियां रो देती है तो इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मान लिया जाता है, जबकि यदि कोई लड़का रोता है तो उसे कहा जाता है क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है।
लड़कों से भारी काम कराया जाता है, जैसे टेबल बेंच खसकाना, गमले उठाना, जबकि लड़कियों से हल्के काम कराया जाते हैं, जैसे रंगोली बनाना, फूलमाला, गुलदस्ता इत्यादि तैयार करना। प्रार्थना के दौरान सामान्यतः लड़के निर्देश देते हैं और लड़कियां प्रार्थना का गायन करती हैं। सामने आप लोगों ने देखा होगा, जब भी प्रार्थना होती है तो लड़कियां जो हैं वह प्रार्थना गाती हैं और लड़के जो है वो क्वेश्चन या फिर आवाज़ या निर्देश देते हैं। लड़कियों को अनुशासन स्थापित करने का काम तुलनात्मक रूप से कम दिया जाता है, जबकि लड़कों को जो है अनुशासन स्थापित करने का काम दिया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि लड़के जो हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, लड़के वो पूरे विद्यालय को या फिर कक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि कक्षा का मॉनिटर छात्र को बनाया जाता है, ना कि छात्रा को। लड़कों को जो है अधिक जिम्मेदारी वाले या बाहर जाकर जितने भी काम करने होते हैं वह सौंपे जाते हैं, जबकि लड़कियों को परिसर के भीतर के काम सौंपे जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगोली, स्वागत गीत, चाय नाश्ता या फिर बुके लेकर मंच तक जाना, ऐसे काम लड़कियों से कराए जाते हैं, जबकि लड़कों को इन सब कार्यों से दूर रखा जाता है। लड़कियां दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजा के समय आगे रहती हैं। व्यायाम करते समय भी आप देखते हैं विद्यालय में लड़कियों के लिए गोला फेंक, भाला फेंक, तवा फेंक जो है वो तुलनात्मक रूप से कम भार के या हल्के होते हैं, और लड़कों के लिए जो है वो भारी यानी अधिक भार के गोला, भाला और तवा इत्यादि होते हैं। हम अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने का प्रयास करते हैं कि लड़कियां जो हैं लड़कों से तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, और यह अप्रत्यक्ष रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अदृश्य पाठ्यचर्या के अंतर्गत इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लड़कियों को सामान्यतः इंडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कों को क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में बैठक व्यवस्था में सामान्य रूप से हम देखते हैं कि लड़कियां एक पंक्ति में और लड़के जो है अलग पंक्ति में बैठती हैं। तो ये सब जितनी भी गतिविधियां महाविद्यालय में या विद्यालय में की जाती हैं, ये सारी गतिविधियां आप देखते हैं कि अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होती है। ये पाठ्यक्रम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए। लिंग के आधार पर कार्य का बंटवारा पाठ्यक्रम में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम विद्यालय की गतिविधियों के में ऐसी सारी गतिविधियां करते हैं जिसके आधार पर लिंगीय भेदभाव बढ़ रहा है। जब तक इस भेदभाव को हम कम नहीं करेंगे, जब तक अदृश्य पाठ्यचर्या के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हम कम नहीं करेंगे, तब तक लिंगीय भेदभाव कम नहीं हो सकता। अदृश्य पाठ्यचर्या के प्रभावों को भी हमें कम करना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।